नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा कि देश में बेरोजगारी चरम पर। प्रियंका गांधी बोली, ध्यान भटकाने की राजनीति बंद करें पीएम मोदी। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि अब हर ईवीएम की होगी जांच, सुप्रीम कोर्ट के सामने झुका चुनाव आयोग। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि संजय राउत की चौंकाने वाली भविष्यवाणी, बताए विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी को कितनी सीटें मिलेंगी। खबर में आगे आपको बताएंगे कि किसान संगठनों ने बदली स्ट्रैटेजी, राहुल गांधी से मदद की गुहार, सभी विपक्षी सांसदों को लिखी चिट्ठी, बीजेपी से किया किनारा। और खबर में आगे जिक्र होगा कि लोकसभा चुनाव में यूपी में घट गए भाजपा के 8% वोट, पीएम मोदी को सौंप दी रिपोर्ट। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में इंडिया गठबंधन की हुई है जबरदस्त जीत और विपक्ष हो चुका है मजबूत, तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। देश में बेरोजगारी चरम पर, प्रियंका गांधी बोली, ध्यान भटकाने की राजनीति बंद करें पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मुंबई में नौकरी के लिए एकत्र हुए युवाओं की भीड़ वाले एक वीडियो का हवाला देते हुए बुधवार को कहा कि देश में बेरोजगारी चरम पर है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ध्यान भटकाने की राजनीति बंद कर युवाओं के बारे में सोचना चाहिए। बता दें कि मुंबई में नौकरी के लिए जुटी भीड़ का एक वीडियो वायरल हुआ है। 16 जुलाई को मुंबई हवाई अड्डे पर एयर इंडिया में अलग अलग पदों के लिए आवेदन देने बड़ी संख्या में युवा पहुंचे थे। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया कि प्रधानमंत्री जी कुछ दिन पहले मुंबई में कह रहे थे कि हमने जाने कितने करोड़ रोजगार देकर रिकॉर्ड तोड़ डाले। आज उसी मुंबई में कुछ वैकेंसी के लिए आए बेरोजगारी की अपार भीड़ का वीडियो वायरल है। प्रियंका गांधी का कहना था कि इसके पहले गुजरात के एक होटल में 25 पदों के लिए बड़ी संख्या में बेरोजगार पहुंचे थे, जिससे भगदड़ जैसे हालात बन गए थे। उन्होंने दावा किया कि ये दिखाता है कि बेरोजगारी चरम पर है तथा देश ऐतिहासिक बेरोजगारी का सामना कर रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मेरी प्रधानमंत्री जी से अपील है कि अब खोखले वादों और ध्यान भटकाने की राजनीति कृपया बंद करें और देश के युवाओं के बारे में सोचें। जिन होनहार युवाओं की उम्र बीत रही है, उन्हें करोड़ों नए अवसरों की जरूरत है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अब हर ईवीएम की होगी जांच, सुप्रीम कोर्ट के सामने झुका चुनाव आयोग। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के अप्रैल में दिए गए आदेश के बाद अब चुनाव आयोग ने एसओपी जारी कर दिया है और इसके साथ ही चुनाव आयोग ने नया टेक्निकल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस लेकर आया है। इसके जरिए अब ईवीएम में लगे माइक्रो कंट्रोलर चिप्स की कथित गड़बड़ी, बदलाव और छेड़छाड़ की जांच की जा सकेगी। वहीं चुनाव के दौरान ईवीएम के दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले उम्मीदवार एक लिस्टेड फीस आयोग को देंगे। इसके साथ ही वो गड़बड़ी की आशंका होने पर अपने क्षेत्र में लाई गई 5% ईवीएम मशीनों की जांच कर सकेंगे। अगर जांच में उनकी शिकायत सही पाई गई तो उन्हें अपने पैसे भी वापस मिल जाएंगे। इसके अलावा लोकसभा चुनाव के दौरान ईवीएम और वीवीपैट के मेमोरी वेरिफिकेशन के लिए हर मशीन के लिए 40,000 रुपये और उस पर 18% का जीएसटी एडवांस जमा करना पड़ेगा। अगर जांच के दौरान ईवीएम डाटा और पर्चियों में गड़बड़ी पाई गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ ही शिकायतकर्ता को फीस की पूरी रकम वापस कर दी जाएगी। वहीं अगर शिकायत गलत पाई गई तो शिकायतकर्ता की पूरी फीस जब्त हो जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संजय राउत की चौंकाने वाली भविष्यवाणी, बताया विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी को कितनी सीटें मिलेंगी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में इस साल के आखिरी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी अभी से तेज है। इस बीच शिवसेना के राज्यसभा सांसद सदस्य संजय राउत ने महाविकास अघाड़ी की सीटों को लेकर बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में हमने 31 सीटें जीती है, 4 सीट हम बहुत ही कम मार्जिन से हारे हैं। विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी महाविकास अघाड़ी 280 सीटें जीतने जा रही है। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं और यहाँ साल के आखिरी में चुनाव होने वाले हैं। संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार की तरफ से चुनाव पूर्व की गई घोषणाओं को लेकर कहा कि चुनाव से पहले जो बजट होता है वो चुनावी प्रचार बजट होता है। उन्होंने कहा कि जो भी पैसा आवंटित होते हैं वो चुनाव को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना और लाडला भाऊ योजना की घोषणा की गई है। ये वोट खरीदने का जरिया है। महाराष्ट्र वोट खरीदने की मशीन में महाराष्ट्र में बंद हो गई है। इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव में जीत से उत्साहित है और 48 सीटों में इंडिया गठबंधन को महाराष्ट्र में 30 सीटें मिली हैं। इनमें कांग्रेस ने सबसे अधिक 13 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी 9 और शरद पवार की एनसीपी एसपी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। किसान संगठनों ने बदली स्ट्रैटेजी, राहुल गांधी से मदद की गुहार, सभी विपक्षी सांसदों को लिखी चिट्ठी, बीजेपी से कर लिया किनारा। जी हां दोस्तों, लंबे समय से एमएसपी लागू किए जाने समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने अब अपनी स्ट्रैटेजी बदल ली है। किसान संगठन अब तक अपने आंदोलन और मांगों को पूरा करने के लिए राजनीतिक दलों की मदद लेने से बचते रहे हैं, लेकिन अब किसानों ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ सभी राजनीतिक दलों से मदद की गुहार लगाई है। किसान संगठनों की ओर से
दूसरी लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी से उसकी मांगों पर प्राइवेट मेंबर बिल लाकर उस पर वोटिंग कराने की गुजारिश भी की है। साथ ही इन संगठनों ने विपक्षी दलों के सांसदों के साथ ही एनडीए में शामिल घटक दलों के सांसदों और नेताओं को खत लिखकर मिलने का वक्त मांगा है। खास बात यह है कि किसानों ने बीजेपी के 240 सांसदों में से किसी को भी ये खत नहीं लिखा है। इन किसान संगठनों ने लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी से गुजारिश की है कि वो उनकी मांगों पर प्राइवेट मेंबर बिल पेश करें और फिर उस पर वोटिंग भी करवा लें। इसके जरिए कौन सा दल और कौन सांसद किसानों की मांग के साथ है और कौन विरोध में, ये तस्वीर भी सबके सामने आ जाएगी। किसान संगठनों की इसके जरिए एनडीए गठबंधन में फूट डालने की कोशिश भी मानी जा रही है और साथ ही वो लोग बीजेपी को अलग थलग करके उस पर दबाव भी बढ़ाना चाहते हैं। अब किसान एमएसपी की लीगल गारंटी, किसान कर्ज माफी और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के आधार पर समर्थन मूल्य की मांग को लेकर सत्ताधारी बीजेपी से आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। आपको ये कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव में यूपी में कैसे घट गया बीजेपी का 8% वोट, पीएम मोदी को सौंप दी रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा के खराब प्रदर्शन के कारणों का पार्टी ने पोस्टमार्टम कर लिया है। इस पोस्टमार्टम में एक सबसे बड़ी जानकारी ये सामने आई है कि इस चुनाव में पार्टी के 1-2 नहीं बल्कि पूरे 8% वोट छिटक गए हैं। ऐसा राज्य के सभी 6 डिवीजनों में देखने को मिला है। इस कारण राज्य में सभी इलाकों पश्चिम, ब्रज, कानपुर, बुंदेलखंड, गोरखपुर और काशी में पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। इनमें भी पश्चिम और काशी में पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। दरअसल बुधवार को यूपी भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी और इसके बाद पीएम मोदी की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ लंबी बातचीत हुई और इससे पहले पार्टी ने यूपी में भाजपा के खराब प्रदर्शन पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। इस 15 पन्नों की रिपोर्ट को तैयार करने के लिए राज्य में 50,000 से अधिक पार्टी लोगों से बातचीत की गई। यूपी में पार्टी के खराब प्रदर्शन को लेकर लखनऊ से दिल्ली तक बैठकों का दौर चल रहा है। मंगलवार को राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी ने दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई अन्य नेताओं से मुलाकात की थी। दोस्तों, आपको बता दें कि एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक, इस रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में कुर्मी और मौर्य जाति के मतदाताओं ने भाजपा को वोट नहीं किया। राज्य में ओबीसी में यादव समाज के बाद संख्या और प्रभाव में इन जातियों की स्थिति बेहतर है। बीते चुनावों से ये जातियां भाजपा का हार्डकोर वोटर रही हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नरेंद्र मोदी अमित शाह को भांप नहीं पाए योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया क्यों बिगड़ी यूपी में बात। जी हां दोस्तों, यूपी में हुए आम चुनाव 2024 में झटका खाने के बाद बीजेपी धर्म संकट में फंसी नजर आ रही है। विधानसभा के उपचुनाव से पहले सीएम योगी को लेकर जैसी चर्चा है उससे सूबे का माहौल गरमाया हुआ है और इस बीच बीजेपी के सीनियर नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अहम बात कही है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी के दावों के बाद अब राजनीति में जबरदस्त भूचाल आया हुआ है। सुब्रमण्यम स्वामी का मानना है कि पीएम नरेंद्र मोदी को यह गलतफहमी हो गई कि सारी चुनावी जीत उनकी वजह से बीजेपी को हासिल हुई है। ए मीडिया की नीलू व्यास से बीजेपी नेता ने कहा कि नरेंद्र मोदी की मानसिकता है कि बीजेपी में कोई ऐसा ना हो जो उन्हें चैलेंज दे सके। सुब्रमण्यम स्वामी ने साफ तौर पर कहा कि यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के लिए योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार नहीं है। वरिष्ठ बीजेपी नेता ने सवाल उठाया कि योगी आदित्यनाथ को आखिरकार हटाने का कारण क्या है। बीजेपी विधानसभा चुनाव तो नहीं हारी है ना। सुब्रमण्यम स्वामी के मुताबिक संसद में उनका सीएम योगी का योगदान तो बहुत कम था और सब कुछ तो दिल्ली से मोदी, शाह, नड्डा तय करते थे। बीजेपी नेता का दावा है कि किसे टिकट दिया जाना है ये भी ऊपर के 2-3 लोग तय करते थे जबकि औरों को कुछ पता नहीं होता था। और सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया कि कार्यकर्ता जब घर में बैठ जाएगा तब क्या होगा। उनका तो पसीना निकल रहा है पर फायदा कोई और पा रहा है। बीजेपी नेता बोले कि सीएम योगी को समझना चाहिए था कि ये किनारे लगाना होगा और उन्हें स्थिति भांपकर आगे की तैयारी कर लेनी चाहिए थी। तो दोस्तों, योगी आदित्यनाथ को लेकर बड़ा बयान दे दिया है सुब्रमण्यम स्वामी ने और सुब्रमण्यम स्वामी ने साफ साफ कहा है कि योगी आदित्यनाथ को पहले ही कुछ पुख्ता तैयारी कर लेनी चाहिए थी। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि ये लोग नहीं चाहते कि बीजेपी में कोई इनको चैलेंज करे। तो दोस्तों, क्या योगी आदित्यनाथ कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को चैलेंज, और क्या योगी आदित्यनाथ का कद इस पार्टी से बेहद ऊपर है उत्तर प्रदेश में? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जो भाजपा में आएगा वो साफ हो जाएगा। कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे ने मोदी सरकार पर साधा
निशाना ईडी और सीबीआई को लेकर भी कह दिए बड़ी बात। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के पूर्व मंत्री बी नागेंद्र को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड के कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत ईडी ने इस कार्रवाई को किया है। अब इसके बाद कर्नाटक कांग्रेस के मंत्री प्रियंक खड़गे ने बीजेपी को आड़े हाथों ले लिया। कर्नाटक कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर विपक्ष नेतृत्व वाली राज्य सरकार को गिराने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और कहा कि विपक्ष इससे कानूनी तौर पर लड़ेगा। कर्नाटक के 5 मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और कथित कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि कॉर्पोरेशन बोर्ड घोटाले को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा केंद्र सरकार का उपयोग करती है, फिर उन्हें लगता है कि उनकी राज्य शाखा ढह रही है। पिछले 10 सालों में आप गिन सकते हैं कि उन्होंने कितनी सरकारें गिराई हैं। 2014 में अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, कर्नाटक, गुजरात, असम, नागालैंड, सिक्किम और मेघालय में आईटी, ईडी और सीबीआई का इन्होंने इस्तेमाल किया। कर्नाटक मंत्री प्रियंक खड़गे ने आरोप लगाया कि गुजरात, असम, नागालैंड, सिक्किम और मेघालय में आईटी, ईडी और महाराष्ट्र के 10 विधायकों का इस्तेमाल किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सड़क से सदन तक घेरने की तैयारी। इंडिया गठबंधन 20 जुलाई को करेगी राज्यव्यापी प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, बिहार में विपक्षी गठबंधन इंडिया राज्य में कथित रूप से बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को घेरने के लिए 20 जुलाई को राज्यव्यापी आंदोलन करेगी। ये घोषणा पटना स्थित राष्ट्रीय जनता दल के मुख्यालय में आयोजित इंडिया की घटक दलों के संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में की गई। आरजेडी की राज्य इकाई के प्रमुख जगदानंद सिंह ने राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई और राज्य में हत्या, अपहरण, जबरन वसूली जैसे मामले हर दिन सामने आ रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब राज्य में लोग सुरक्षित नहीं है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूदा स्थिति पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग का भी प्रभार है। हम इंडिया गठबंधन के सभी दल बिहार में बढ़ते अपराध के खिलाफ 20 जुलाई को पूरे राज्य में विरोध मार्च निकालेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार विधानमंडल के आगामी मानसून सत्र में भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी विधानसभा उपचुनाव में भी मिलकर लड़ेगी सपा और कांग्रेस पार्टी, सीटों का बंटवारा भी लगभग तय। जी हां दोस्तों, यूपी लोकसभा में शानदार सफलताओं के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भी मिलकर लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन में शामिल दोनों दलों के बीच सीटों का बंटवारा भी हो गया है, हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा भी नहीं हुई है। सूत्रों के अनुसार समाजवादी पार्टी 7 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और एक दिन पहले ही इस बारे में पूछने पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि इस चुनाव से सरकार बननी तय है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केरल में बचाव कार्यों में हर संभव मदद करें नेता व कार्यकर्ता, राहुल गांधी का बयान। जी हां दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से केरल में बारिश व बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिए चल रहे राहत व बचाव कार्य में मदद करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त की है। राहुल गांधी ने गुरुवार को एक्स पर पोस्ट किया कि केरल में अत्यधिक बारिश अत्यधिक चिंताजनक है। मेरी उन लोगों के प्रति हार्दिक संवेदना जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं राज्य के कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से राहत और बचाव कार्यों में हर संभव मदद करने का आग्रह करता हूं। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले सर्वे ने रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले सर्वे ने बीजेपी की बढ़ाई चिंता। शिवराज हेमंत बनाएंगे रणनीति तो शाह देंगे जीत का मंत्र। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। लोकसभा और विधानसभा से लेकर पंचायत और स्थानीय निकाय समेत हर चुनाव को बीजेपी काफी गंभीरता से लेती है। इसे लेकर पार्टी की ओर से हर दिन तैयारियां की जाती है। चुनाव के पहले बीजेपी की ओर से कई बार आंतरिक सर्वे भी करवाया जाता है और इस आंतरिक सर्वे का उद्देश्य विभिन्न सीटों के लिए पार्टी उम्मीदवार के चयन से लेकर जीत की संभावना का आकलन और विरोधियों की ताकत का अंदाजा लगाया जाता है। इस साल के अंत तक होने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भी पार्टी की ओर से एक आंतरिक सर्वे कराया। पहले आंतरिक सर्वे की रिपोर्ट से बीजेपी नेताओं की चिंता बढ़ गई है। यही कारण है कि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को विधानसभा चुनाव प्रभारी और असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा को सह प्रभारी नियुक्त किया गया। दोनों नेताओं को चुनाव से पहले की आवश्यक तैयारियों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि यूपी बीजेपी में खटपट। पूर्व मंत्री सुनील बराला ने खुलकर किया केशव मौर्य का सपोर्ट। भूपेंद्र चौधरी का मांगा इस्तीफा। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश यूनिट पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है और विपक्ष सब कुछ ठीक न होने का दावा करते हुए तंज कस रहा है।
वहीं अब बीजेपी नेता ने ही यूपी बीजेपी चीफ के इस्तीफे की मांग कर दी है। यूपी सरकार में पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर पंडित सुनील भराला ने भूपेंद्र चौधरी के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने बुधवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह मांग रखी है। इस दौरान उन्होंने यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा संगठन के बारे में कही गई बात का भी जिक्र किया। सुनील भराला ने अपने पोस्ट में केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा कही गई बात संगठन सरकार से बड़ा होता है का जिक्र करते हुए कहा कि वैसे ये पंडित दीनदयाल जी भाग 3 पर लिखा है और इस बयान पर मेरे समझ में संगठन की जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का आशय यही रहा होगा कि हार की बड़ी जिम्मेदारी संगठन की है, इसलिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को बिना देर किए हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए त्याग पत्र दे देना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जबरदस्त खटपट सामने आ रही है और पूर्व मंत्री खुलकर केशव प्रसाद मौर्य की सपोर्ट में उतर आए हैं और वहीं भूपेंद्र चौधरी का इस्तीफा मांग लिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव और उपचुनाव में हार के बाद पश्चिम बंगाल बीजेपी में घमासान और उठी ये बड़ी मांग। दोस्तों पश्चिम बंगाल में हुए लोकसभा चुनाव और हाल ही में हुए उपचुनाव में बीजेपी के लिए नतीजे उम्मीद के अनुसार नहीं रहे और इस बीच बंगाल में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के कारणों पर चर्चा के लिए पार्टी की बंगाल इकाई के 2 दिवसीय मंथन के पहले दिन कई नेताओं ने राज्य के संगठन में बदलाव और जवाबदेही तय करने की मांग की है। पिछले हफ्ते विधानसभा उपचुनावों में तृणमूल कांग्रेस से 3 सीटों पर शिकस्त मिलने के बाद बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी के विस्तारित सत्र का आयोजन किया गया है। संसदीय चुनावों में राज्य में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद उपचुनाव के परिणाम भी पार्टी के लिए निराशाजनक रहे हैं। हाल में संपन्न आम चुनाव में प्रदेश में बीजेपी को 12 सीट मिली थी, जबकि 2019 में यह आंकड़ा 18 था। वरिष्ठ बीजेपी नेता और सांसद सौमित्र खान ने राज्य संगठन में नेतृत्व परिवर्तन की आवश्यकता पर बल दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि हरियाणा से आ रही है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा बोले, हरियाणा मांगे हिसाब, बीजेपी सरकार से पूछे 15 सवाल। जी हां दोस्तों, हरियाणा में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा मांगे जवाब यात्रा निकाल रहे हैं और इसी कड़ी में वो बुधवार को सोनीपत की राय विधानसभा में पहुंचे। उन्होंने राय विधानसभा में एथनिक इंडिया से यात्रा शुरू की और फिर बाहलगढ़ चौक तक गए। यात्रा के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला किया और कहा कि बीजेपी पार्टी अपने कार्यकाल में हुए कार्यों का हिसाब दे जो जनता मांग रही है, लेकिन बीजेपी तो कांग्रेस पार्टी से ही सब मांग रही है। अब भाजपा का हिसाब जनता चुनाव में करेगी। दीपेंद्र ने कहा कि गृह मंत्री राय विधानसभा में खनन माफिया का हिसाब दें। इसी के साथ उन्होंने तीसरे मोर्चे पर कहा कि हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला है, अन्य सभी का नोटा से मुकाबला होगा। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हमारे 15 सवाल हैं जो हम प्रदेश की सरकार से कर रहे हैं। प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई और अपराध पर सरकार लगाम क्यों नहीं लगा पाई? विकास की जगह फैमिली आईडी जैसे पोर्टल में जनता को फंसाया गया। राय विधानसभा की बात कर ली जाए तो कांग्रेस के राज्य में ही राजीव गांधी एजुकेशन सिटी हब कांग्रेस लेकर आई थी, जिसमें BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी और छोटू राम यूनिवर्सिटी कांग्रेस पार्टी ने बनवाए थे। इसके साथ ही एजुकेशन का हब बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कार्य किए थे, लेकिन बीजेपी पार्टी में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी और अजीत गुट के कुछ विधायक शरद पवार की पार्टी एनसीपी में शामिल होना चाहते हैं। अनिल देशमुख ने किया ये बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने दावा किया है कि बीजेपी के कुछ विधायक एनसीपी में शामिल होने के इच्छुक हैं। उन्होंने अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी की पिंपड़ी चिंचवाड़ा के प्रमुख अजीत गुहानवे और 2 पूर्व पार्षदों के इस्तीफे का हवाला दिया। और वहीं आपको बता दें कि गुहाने ने बुधवार को कहा था कि वो शरद पवार का आशीर्वाद लेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में योगी मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव पर अजय राय का पलटवार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में चल रही उठापटक पर कांग्रेस के नेता अजय राय ने कहा कि पंतनगर, रहीमनगर और अकबर नगर पर स्टे हुए हैं और केवल उपचुनाव के डर के मारे रोका गया है और उपाध्यक्षों के मामले में भी जो निर्णय लिए गए हैं वो चुनाव के डर की वजह से ही लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इनके अपने मंत्री ही भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं और मैं समझता हूं कि ये कोई भी चुनाव नहीं जीत सकते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। टीकाकरण पर यूनिसेफ की रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कई लाख बच्चों के टीकाकरण नहीं किए जाने के मुद्दे पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा है। पार्टी ने सबसे बड़ा पाप कर दिया। आरोप लगाया है कि कोरोना में अनाथ बच्चों की सहायता के लिए करीब 50% आवेदन प्रधानमंत्री केयर फंड की तरफ से बिना कोई कारण बताए खारिज कर दिए गए। पार्टी ने सवाल किया कि क्या पीएम केयर
यह फंड सिर्फ दिखावे के लिए है। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।